नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे मनु की परराष्ट्र नीति। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का उल्लेख किया है। पहले हम देखते हैं मनु की परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल मान्यता है कि सफल शासक को सदैव शत्रु की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजिगीषु यानी कि विजय चाहने वाला यह सफलता का इच्छुक राजा को राज्य मंडल का केंद्र माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही की गई है। राज्य मंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन एवं मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। मनु राज्यों का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हो मध्यम का नाम प्रदान करते हैं। इन सभी राज्यों से भिन्न राज्यों को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। मनु इस स्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु में के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। उसके पश्चात क्रम से मित्र, अरिमित्र मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग यानी कि पीछे के भाग के सीमावर्ती राज्य पाषाणीग्राह माना गया है। तत्पश्चात आक्रंद, पाषाणीग्रासार एवं आक्रंदसार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रंदसार मित्र प्रकृति के एवं पाषाणीग्रह व पाषाणीग्रासार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के, 1 मध्यम, 1 उदासीन एवं स्वयं विजिगीषु के कुल मिलाकर 12 सदस्य कहे गए हैं। मनु स्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई है: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ एवं दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। अब हम देखेंगे मनु की षड्गुणीय नीति। षड्गुणीय नीति किसी राज्य द्वारा अपने राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु स्मृति में इसके 6 गुणों का विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, संधि। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को संधि कहा गया है।
मनु ने संधि के दो प्रकार माने हैं, समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा, विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनु स्मृति में इसके दो प्रकारों का विवेचन किया गया है। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह का प्रथम भेद है। दूसरे, राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। मनु राजा को यह परामर्श देते हैं कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज्य की सभी प्रकृतियां अनुकूल हो। थर्ड, यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया है। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो व शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। फोर्थ, आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु द्वारा आसन के दो प्रकारों का वर्णन किया गया है। सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है व उस समय में स्वयं अपने बल को संगठित कर सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, द्वेधी भाव। इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने लिखा है, जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति द्वेधी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु की रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना अथवा द्वेध एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वेध भाव कहलाता है। नेक्स्ट, संश्रय। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संश्रय कहा गया है। मनु का मत है कि यदि द्वैती भाव के माध्यम से राजा आत्मरक्षा करने में असमर्थ हो सके तो संश्रय का सहारा लेना चाहिए। अब हम देखेंगे उपाय। दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनु स्मृति में 4 उपाय साम, दाम, भेद एवं दंड माने गए हैं। फर्स्ट, साम। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना। नेक्स्ट, दान। प्रतिपक्षी को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने को उपाय दान कहलाता है। थर्ड, दंड।
दंड से अभिप्राय है शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य किया जाना। फोर्थ, भेद। शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के मंतव्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियों, उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने को भेद का नाम दिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनु का जो विदेश नीति है, परराष्ट्र संबंध है, उसका सैद्धांतिक पक्ष है। धन्यवाद।